नमस्कार विद्यार्थीगण। हम तेरा पाठ पढ़ रहे थे बहू की विदा, जिसमें हमने पात्र पढ़े थे जीवनलाल राजेश्वरी। जीवनलाल और राजेश्वरी पति पत्नी होते हैं। रमेश और कमला ये दोनों पति पत्नी होते हैं और रमेश है वो जीवनलाल का पुत्र होता है। प्रमोद है वो कमला का भाई होता है। इसी पात्र के अंतर्गत प्रमोद है वो अपनी बहन कमला को लेने के लिए आता है, लेकिन जीवनलाल है वो उसे मना कर देते हैं। वो उनसे दहेज की 5,000 रुपये मांगते हैं कि 5,000 रुपये ला कर दो, उसके बाद में हम कमला को तुम्हारे साथ भेज देंगे। प्रमोद उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवनलाल नहीं मानते हैं। वो अपनी बात पर अडिग ही रहते हैं। फिर प्रमोद जीवनलाल से कहता है मैं अपनी बहन से तो मिल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बहन से तो मिल सकते हो। तो प्रमोद और कमला में बातचीत होती है। तो प्रमोद कहता है कि बहन मैं अगली बार आऊँगा और 5,000 रुपये बंदोबस्त करके आऊँगा, क्योंकि जो अपना मकान है ना वो 7-8 हज़ार रुपये में तो बिक ही जाएगा। उसमें 5,000 रुपये मैं इनको दे दूँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। तो कमला मना करती है अपने भाई को, कहती है कि नहीं भैया मकान नहीं बेचना है, फिर विमला की तो शादी करनी है, ऐसे में तुम मकान मत बेचना। तो उनका भाई कहता है कि बहन एक ना एक दिन तो तुम्हें ले जाना ही होगा, तो ऐसे में ये तो भेजने वाले नहीं हैं, तो रुपये तो इनको देने ही होंगे, कितने दिन चलेगा। तो मकान बेचने ही सोचते हैं। इतने में ही कमला कहती है कि मेरी सासू माँ अच्छी हैं और बापूजी हैं ये अपनी बात पर जिद कर रहे हैं, तो थोड़े दिनों में ये भी समझ जाएंगे। तो प्रमोद कहता है नहीं मुझे तो एक ही धातु बने हुए दिखाई देते हैं। इतने में राजेश्वरी प्रवेश कर जाती है। राजेश्वरी कहती है, जो कमला की सासू होती हैं, वो कहती हैं प्रमोद क्या कहा। जीवनलाल के बारे में पूछती हैं कि उन्होंने क्या कहा कमला को भेजने के लिए। तो प्रमोद कहता है कि उन्होंने 5,000 रुपये मांगे हैं। तो राजेश्वरी कहती है मैं तुम्हें रुपये देती हूँ, तुम उन्हें दे दो। तो प्रमोद मना कर देता है कि आपसे रुपये लेकर मैं उन्हें कैसे दे सकता हूँ। ऐसे में प्रमोद हैं उनसे रुपये नहीं लेता। तो राजेश्वरी कहती है कि नहीं कमला को तो तुम्हारे साथ में भेजूंगी, है ना, क्योंकि तुम्हारी माँ है वो भी तो इसकी राह देख रही है। मेरी बेटी गौरी आने वाली है, जैसे मैं राह देख रही हूँ वैसे ही तुम्हारी माँ है वो कमला की राह देख रही है। लेकिन प्रमोद है वो मानता नहीं है। फिर राजेश्वरी है वो कमला को रुपये देती है कि कमला तू अंदर से रुपये लेकर आ। लेकिन कमला भी उन चाबियों गुच्छों को लेती नहीं है ना। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाती है और प्रमोद है वो खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके आगे पढ़ते हैं तो राजेश्वरी कमला को कहती है जाती क्यों नहीं। गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई जल्दी कर कि रुपये लेकर आओ 5,000 रुपये। कमला उठकर माँ जी कहती हैं और फिर सिसकने लगती हैं। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती हैं। राजेश्वरी हैं वो बहू को बेटी के समान मानती हैं, लेकिन जीवनलाल हैं वो कहते हैं बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है, वो भेदभाव करते हैं। लेकिन राजेश्वरी है वो कोई भेदभाव नहीं करती। तो इतने में जीवनलाल आ जाते हैं। जीवनलाल बाहर से आकर कहते हैं अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है, तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से कहते हैं जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जरा करो स्वागत की, जरा यह भी देख ले नाक वाले बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। नाक वाले बताया ससुराल वाले, पीहर वाले होते हैं नाक वाले, कि पीहर वाले होते हैं ना वो बेटी का स्वागत किस प्रकार से करते हैं वो भी देखो। तो राजेश्वरी चिढ़ जाती है। गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती क्या मुंह से, जब देखो बेढंगी बातें। जीवनलाल कहते हैं लो इसमें कौन सी गाली दी मैंने। तो राजेश्वरी कहती है तो समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। तो जीवनलाल कहता है तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई बुराई दिखाई देती है। प्रमोद तुम्हें बताओ मैंने कोई बुरी बात कही है। तो
नाक वाला बताया ना, नाक वाला मतलब क्या होगा, इज्जत वाला। नाक वाला इज्जत वाला, कि देखो इज्जत वाली की बेटी, इज्जत वाले हैं वो अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। नाक वाला होता है इज्जत वाला। तो वो कह तो ये बात राजेश्वरी को अच्छी नहीं लगती और कहती है कि आप तो बेढंगी बातें करते हो। तो जीवनलाल ने प्रमोद से कहते हैं कि आप तुम ही बताओ कि मैंने कौन सी बेढंगी बातें कर दी, कोई बुरी बात कही है। तो प्रमोद धीरे से आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। क्योंकि जीवनलाल हैं वो रुपये तो मांग रहे हैं और अपनी बेटी को भी उन्होंने दहेज दिया है, तो ऐसे में वो तो नाक वाले हो गए ना। इसलिए प्रमोद ने जवाब दिया है कि आप नाक और मूछ वाले ही तो आज के युग में पैसे वाले हैं, उन्हें की तो नाक और मूछ हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वह नाक और मूछ होते हुए नकटा है, मूछ कटा है ना। नकटा किसको कहते हैं, मूछ कटे को नकटा कहते हैं। अब नेपथ्य की से हॉर्न का स्वर, जीवनलाल कहते हैं प्रसन्न स्वर में खुश होकर के, आ गई मेरी गोरी। राजेश्वरी, अरे तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उनकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से दरबार की ओर बढ़ते हैं। जीवनलाल हैं वो उत्साह से किसकी ओर बढ़ रहे हैं, द्वार की ओर, जहाँ प्रवेश द्वार होता है ना उस ओर। उत्साह होता है जोश। जोश किस बात का था कि मेरी बेटी आ रही है, इसी बात का उत्साह था, इसी बात का जोश था। तभी बाहर से रमेश आता है। एक हरे बदन का सुंदर नवयुवक हुआ है, पैंट और कमीज पहने है, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह है। बरसाती कोट को उस पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। रमेश तो आ गया है लेकिन वह तो उदास है, क्या बात हुई, उदास कैसी है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराते हुए स्वर में, गोरी कहाँ है। रमेश तो गोरी को लेने के लिए तो गया था, तो वो कहते हैं गोरी कहाँ है। तो रमेश धीरे से कहता है कि वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई क्यों, तबीयत तो ठीक है उसकी। तो रमेश कहता जी हाँ। जीवनलाल कहता फिर, रमेश कहता उन्होंने विदा नहीं की, कि उन्होंने भेजा ही नहीं गोरी को, गोरी को उसके ससुराल वालों ने नहीं भेजा। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है, कमला के हाथ में कंपन होता है जिससे पर्दा हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल क्या कहता है, जीवनलाल जैसे किसी ने छाती पर घूसा मार दिया, विदा नहीं किया, क्यों नहीं किया विदा। रमेश बिगड़ कर मतलब गुस्से में कहता है, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उसकी नज़र में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के, कि वो भी लोभी हैं, लालची हैं, कहते हैं दहेज तो दिए ही नहीं और हमने तो जीवन भर की कमाई दहेज में ही दे दी। तो राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो, बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौएं सिकुड़ी ही रहती हैं, है ना। क्योंकि बेटे वाले तो हैं वो मांग करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, और बेटी वाले चाहे कितना दे दो उनकी पूर्ति वो मानते ही नहीं है। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि बहू ने तुम दहेज दिया है ना। आज ये भी तो किसी की बेटी है, तुम ही से दहेज कैसे ले रहे हो। तो तुम्हारी बेटी से दहेज नहीं मांगेंगे, तुम ही इसको विदा नहीं कर रहे तो उसको विदा कैसे करेंगे। तो जीवनलाल अनसुनी करके कहते हैं, मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी कहती है, तुम भी तो किसी बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर, गोरी की माँ। तो राजेश्वरी कहती है, अब भी आंखें नहीं खुली, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दे दो। जब तक बहू और बेटी को एक साथ नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। कि सुख और शांति तभी मिलेंगे जब तुम अपनी बेटी की तरह बहू को भी रखोगे। जीवनलाल बेचैनी से उधर उधर टहलते हैं, वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि जीवनलाल हैं वो कमला को तो उसके पीहर नहीं भेज रहे, लेकिन अपनी बेटी को लाना चाह रहे हैं, जबकि जीवनलाल खुद अपनी बहू के लिए प्रमोद से दहेज मांग रहे हैं। तो वहीं जीवनलाल की बेटी
बेटी है गौरी, तो उसके ससुराल वाले भी गौरी के लिए दहेज मांग रहे हैं। तो ये दहेज प्रथा है, ये चलती आ रही है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि बहू और बेटी में कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। हाँ, सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन दूसरों को दुखी करके कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। तो इसमें यही बताया गया है कि जहाँ ये कमला को विदा नहीं कर रहे, वहीं जीवनलाल की बेटी को भी उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे विदा नहीं कर रहे। आज हम इतने पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।